हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, थर्ड बुक का लेसन फर्स्ट कर रहे हैं, दैट इज़ उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग द ऑफिशियल आर्चीवर्स। इसके 3 पार्ट हम कर चुके हैं, आज हम चौथा पार्ट करने जा रहे हैं। बेटे, हमने फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था। परमानेंट सेटलमेंट जिसे हम इस्तिमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो था ज़मींदारों को, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उनको ज़मीनें दे दी थी फॉर एवर, और उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता था, हमने देखा था कि ज़मींदार जो हैं वो ज़मीनें किसानों में बांट देते थे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और एंड जब फसल तैयार हो जाती थी तो वो किसानों से लैंड रेवेन्यू, अपना मनचाहा लैंड रेवेन्यू जो थे वो वसूल करते थे। उसमें से कुछ हिस्सा जो थे वो अपने पास रखते थे, और बाकी हिस्सा जो था, बाकी जो पार्ट था वो गवर्नमेंट के पास डिपॉज़िट करवा देते थे, यानी कंपनी के पास। हमने ये देखा था कि परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो था, ज़मींदारों ने बहुत खुलकर जो था किसानों को एक्सप्लॉइट किया था। अब मान लो कंपनी जो थी, टैक्स जो लगान था वो ज़मींदारों से वसूल करती थी 20 रुपये, तो वो लेते थे उनसे 70 रुपये, 70 रुपीज़। उसमें से 50 जो थे वो खुद रखते थे, और 20 जो थे वो कंपनी को डिपॉज़िट करवा देते थे। तो इससे जो किसान जो थे वो बुरी तरह से एक्सप्लॉइट हो रहे थे। ये कंपनी और फार्मर्स के बीच में मीडिएटर का काम करते थे। ठीक है। अब इससे फार्मर्स का क्योंकि बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इसलिए इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के बाहर जो स्टेट्स थे, जैसे कि डेक्कन, मुंबई था, वहाँ पर उन्होंने एक न्यू सेटलमेंट जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, जिसका नाम रियतवाड़ी सेटलमेंट था। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ब्रिटिशर्स ने जो था वो बंगाल के बाहर के जो स्टेट्स थे वहाँ पर न्यू सिस्टम्स जो थे, वो न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स क्यों इंट्रोड्यूस किए थे। एक तो रीज़न यही था कि परमानेंट सेटलमेंट के कारण जो था फार्मर्स का, पीजेंट्स का बहुत एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, दैट्स वाई वो इन मीडिएटर्स को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सेकंड रीज़न क्या था बेटे, 1810 के बाद जो था वो खेती की कीमतें बढ़ गई, यानी कि जो प्रोडक्ट्स होते थे, यानी जो क्रॉप्स प्रोड्यूस की जाती थी, उनको बेचने से प्रॉफिट जो था वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गया। इससे लेकिन जो बंगाल के ज़मींदार थे, इससे जो था बंगाल के ज़मींदारों की जो इनकम थी वो बहुत बढ़ गई। लेकिन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्तिमरारी बंदोबस्त में ये क्लियर कर दिया था कि जो लैंड रेवेन्यू एक बार फिक्स हो गया तो वो फिक्स हो गया, उसके बाद उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। मान लो लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स किया गया कि साल के एंड में 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो लैंड रेवेन्यू के रूप में ज़मींदार देंगे। तो आज की डेट में 1 लाख जो है वो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर हम 4-5 साल के बाद देखेंगे तो वो 1 लाख कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है। तो यही हुआ था स्टार्टिंग में, तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, खेती की कीमतें बढ़ने लग गई, तो ये लैंड रेवेन्यू जो था वो अब कम लगने लग गया। लेकिन उपनिवेशिक सरकार जो था वो इस बढ़ी हुई इनकम में अपना शेयर नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वो एक बार प्रॉमिस कर चुके थे। तो उनको, कंपनी को इससे काफ़ी लॉस हो रहा था। इसी कारण 19th सेंचुरी में जब सरकार ने, यानी कंपनी ने जो था न्यू स्टेट्स जीते, तो उन्होंने वहाँ पर इस्तिमरारी बंदोबस्त की बजाय जो था उन्होंने नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करना बेटर समझा। ठीक है। आफ्टर 1810 द प्राइजेस ऑफ फार्मिंग रोज, दिस increased the yield value. As a result, the income of the Bengal zamindars expanded because the demand for revenue was determined under the
istimrari settlement, so the colonial government could not demand a share of this increased income. ठीक है, क्योंकि लैंड रेवेन्यू फिक्स था इसलिए वो अपना शेयर नहीं मांग सकते थे इस बढ़ी हुई इनकम से. Therefore, in the 19th century, new revenue settlements were introduced in the territories included under colonial rule. ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो न्यू सेटलमेंट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था उसका क्या नाम था और ये परमानेंट सेटलमेंट के कंपैरेटिवली जो था इससे क्या फ़ायदे नुकसान हुए थे. देखो बेटे, बॉम्बे डेक्कन बॉम्बे जो था ये भी अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ चुका था. तो यहाँ पर इन्होंने न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, रियायतवाड़ी सिस्टम. ठीक है, यह सिस्टम जो था वो इस्तमरारी बंदोबस्त के कंपैरेटिवली सीधा किसानों के साथ तय किया जाता था. यानी कि कंपनी सीधे किसानों से लेती थी, ना कि ज़मींदारों से. मीडिएटर का रोल जो था वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया और डायरेक्ट जो था वो फार्मर से लिया गया था. वो इसीलिए लिया गया था क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ज़मींदार मीडिएटर का काम करके किसानों को लूटते थे. तो किसानों को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ये सिस्टम जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था. द रैयतवाड़ी रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉम्बे डेक्कन. बेटे, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉम्बे डेक्कन में कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था. Unlike permanent settlement, under this system the amount of revenue was directly settled with the farmers. ठीक है, इसके बाद बम्बई दक्खन में जो था ये पहला राजस्व बंदोबस्त जो था 1830 के दशक में किया गया था. लेकिन लैंड रेवेन्यू की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि जो फार्मर्स थे वो इससे खुश होने की बजाय जो थे वो नाराज़ हो गए. तो वो क्योंकि लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था वो पे नहीं कर पाए तो किसान अपने गांव छोड़कर नए जगहों पर चले गए. ठीक है, इन प्रदेशों में समस्या और भी गंभीर थी. उन प्रदेशों में जहाँ पर ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम होती थी. अब इस पॉइंट को समझो. क्या था कि बेटे, पहले ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था इसमें ये कहा गया था कि हर 30 साल के बाद 30 इयर्स के बाद जो है लैंड रेवेन्यू को रिवाइज़ किया जाएगा. यानी कि देखा जाएगा 30 इयर्स के बाद कि लैंड रेवेन्यू बढ़ने का टाइम आ गया है, इसमें बढ़ोतरी की जाए या ना की जाए. तो ये पूरा सर्वे किया जाएगा. अब ये रैयतवाड़ी जो टैक्स था इसके अंतर्गत जो था वो कैसे लिया जाता था. इसमें पहले जो था भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली जो एवरेज इनकम थी उसको एस्टिमेट कर लिया जाता था. ठीक है, और फिर किसानों की लैंड रेवेन्यू चुकाने की क्षमता को भी एस्टिमेट कर लिया जाता था. फिर इसके बाद जो था सरकार अपना प्रपोर्शन जो थी वो फिक्स करती थी कि हम कितना टैक्स लें. ठीक है, तो हर 30 इयर्स के बाद जो था इन लैंड रेवेन्यू को जो था वो रिवाइज़ किया जाना था. तो ये पूरा सिस्टम था. ठीक है, तो अब हमने बताना है कि एग्ज़ाम्पल देना है कि 1830 के दशक में यानी कि पहला राजस्व बंदोबस्त जब किया गया तो 1830 से 40 के बीच में किया गया था. ये आपको 1 मार्क में आ सकता है कि ये कब किया गया था और कहाँ पर किया गया था. तो द फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट इन द बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन द 1830s. The demand for revenue was so high that in many places farmers left their villages and moved to new areas. The problem was more severe in those regions where the land was of poor quality and rainfall was less. यानी कि ये प्रॉब्लम उन एरियाज़ में तो और भी ज़्यादा जो थी वो ख़तरनाक थी जहाँ पर जो थी बारिश बहुत कम होती थी. ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि ड्राउट पड़े या फ्लड आए लैंड रेवेन्यू तो फार्मर्स को देना ही पड़ेगा, जैसे मर्जी दें. 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया.
जिसके कारण किसानों की आय में भी जो था डाउनफॉल आ गया। ठीक है। 1832 में क्या हुआ कि किसी कारणवश जो कृषि उत्पादों की कीमतें पहले बढ़ रही थी, अब जो थी वो कम होने लग गई। तो इस स्थिति में फार्मर्स को तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा था, तो जिसके कारण उनकी इनकम में भी गिरावट आई। ठीक है। आफ्टर 1832 द प्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स fell sharply, and this situation remained unchanged for almost a decade and a half. As a result, the income of the farmers further declined. ठीक है। फिर आप बताओगे कि 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर ख़त्म हो गए। बहुत बड़ा भयंकर यहाँ पर फैमिन पड़ा था, तो जिसके कारण इनकी सारी फसलें जो थी वो बर्बाद हो गई थी। कहता है कि इवन इसके जो 1/3 एनिमल्स थे वो भी ख़त्म हो गए थे, इतना भयानक ये ड्राउट पड़ा था। और आधी आबादी भी मौत का शिकार हो गई थी। जो बचे उनके पास भी इस संकट का सामना करने के लिए अनाज नहीं था। इतना मतलब वहाँ पर शॉर्टेज हो गई, फसलें बिल्कुल ख़त्म ही हो गई, ड्राउट पड़ गया था। तो जिसके कारण आधी आबादी और इवन जो थे आधी आबादी मौत का शिकार हो गई थी। ठीक है। इन द ईयर 1832-34 द कंट्री साइड वॉज devastated by famine. 1/3 the livestock of the Deccan died and half of the population also died. The survivors did not even have food to face the crisis. मतलब उनके पास खाने के लिए कुछ था ही नहीं। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी, जबकि जो राजस्व लगान था वो बढ़ता ही जा रहा था। फार्मर्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो उनका ये लगान जो था वो बढ़ता जा रहा था, और जिसके कारण किसानों को पे करने के लिए जो था उन्हें उधार लेना पड़ा। तो उनके लिए सिचुएशन जो थी बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गई थी। ठीक है। द एरियाज ऑफ रेवेन्यू स्टार्टेड टचिंग द स्काई। द एरियर्स ऑफ रेवेन्यू स्टार्टेड टचिंग द स्काई। आसमान को छूने लगे। एज ए रिजल्ट द फार्मर्स हैड टू टेक लोन्स। उनको लोन्स लेने पड़े, विच बिकम डिफ़िकल्ट फॉर दैम टू रीपे। ठीक है। अब हम कल के पार्ट में देखेंगे कि ये लोन उनके लिए एक प्रॉब्लम कैसे बन गए थे और इसका क्या रिज़ल्ट जो था वो हुआ था। तो वो हम कल की वीडियो में देखेंगे। तब तक बेटे इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।